आज की वीडियो में हम NCERT एक्सरसाइज का 21 यानी कि 9.21 क्वेश्चन को देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। FeCN6 4 नेगेटिव एंड FeH2O6 2 पॉजिटिव आर ऑफ डिफरेंट कलर्स इन डाइल्यूट सॉल्यूशन वाई। FeCN6 4 नेगेटिव और FeH2O6 ये तनु विलयन में अलग अलग रंग देते हैं, क्यों? तो देखिए, इसकी शुरुआत करते हैं हम। आप जानते हो ये Fe है, तो Fe को हम इस तरह लिख सकते हैं। देखिए Fe इसका एटॉमिक नंबर 26 होता है। फिर Fe को हम यहाँ पर अकॉर्डिंग टू यहाँ पर अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो आपको पता है यहाँ पर मैंने यूज़ किया है नोबल गैस रूल का। तो Fe आपको पता है 26 है, तो पहले मैं लिखूँगा आर्गन। आर्गन का एटॉमिक नंबर आपको पता है 18 होता है। फिर उसके बाद थोड़ा सा स्पेस देकर ये 4s2, तो ये 20 हो जाएगा, और 3d6, तो ये हो जाएगा 26। ठीक है, अब ये तो इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और नहीं तो आपको जो ओल्ड प्रोसेस है उस तरह से भी आप कर सकते हैं। देखिए किस तरह से 26 करना है आपको। ये 1s2, ये 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ठीक है, और यहाँ पर 4s2 और 3d6, ये देखिए, ठीक है। 1s2, 2s2, 2p6, यहाँ तक 10 हो चुके हैं। 3s2, 3p6, यहाँ तक 18 हो चुके हैं। 18 और 2 20 एंड 6 26। अब होता ये है कि हम इसको, आपको पता है कि 4s एंड 3d में हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं, किस में? 4s में। फिर बाद में किस में फिलअप करते हैं? 3d में, ठीक है। लेकिन हम लिखते हैं उसको इस तरह से, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी शेल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं हम इसको, ठीक है। अब देखो हमने इस तरह से लिख दिया इसको। अब इसके बाद में क्या होगा? Fe में अगर हम 3d में देखें 6 इलेक्ट्रॉन, और 4s में कितने डियर? 2, तो 2 को हम ऐसे लिखेंगे 1 एंड दैट इज 2। अब 3d में 6 है, तो पता है आपको, फर्स्टली आपको एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरना है, बाद में पेयर्ड करना है, यानी कि सिंगली आफ्टर इट पेयरली। देखो 6 है, तो पहले हम करेंगे 1 2 3 4 5 एंड दैट इज 6। तो ये देखिए Fe का आ चुका है, ठीक है। हम कई बार इसको पढ़ चुके हैं पहले भी, ठीक है। अब देखिए इसके जस्ट बाद आपको पता है क्या करते हैं? हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर हम पहले सोल्व कर रहे हैं डियर, इसको, किसको? FeH2O6 2 पॉजिटिव को। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो क्या आएगा? 2+ आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आपको पता है H2O जो है ये न्यूट्रल लिगेंड है, और उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0 होता है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? 2+ आएगा। तो हम यहाँ पर Fe के जस्ट नीचे की तरफ यहाँ पर लिखेंगे Fe2 पॉजिटिव। इस 2 पॉजिटिव का मतलब होता है कि आपको यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लिबरेट करना है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालना है। तो कहाँ से निकालोगे? पहले 4s शेल, मतलब 4s शेल यानी 4s ऑर्बिटल से निकाल दो, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे। अब 3d में कितने बचेंगे? जैसे ये 6 हैं, ऐसे कैसे बचेंगे? तो अब हम 3d6 को बिल्कुल सिमिलरली ऐसे ही लिखेंगे जैसे लिखा हुआ है। ये देखिए 1 2 3 4 5 एंड दैट इज 6। और 4s में से इलेक्ट्रॉन जा चुके थे, तो ये वैकेंट हो जाएगा ना, खाली हो जाएगा। आपको पता है ऑक्सीडेशन नंबर के बाद जो भी कॉम्प्लेक्स होता है हम उसको डिट्टो यानी पूरा ऐसा कैसा फिर से लिखते हैं। तो लिख लो जरा इसको। तो हमने इसको ऐसा कैसा लिख लिया है, देखिए Fe H2O 6 और 2 पॉजिटिव। अब डियर स्टूडेंट्स ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको पता है यहाँ पर H2O जो है एक वीक लिगेंड है, ठीक है, क्योंकि इसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो होती है बहुत कम होती है, ठीक है। तो वीक लिगेंड होने की वजह से क्या होता है कि जो 3d के ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3d के जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इनको ये युग्मित नहीं कर पाता, इनको ये पेयर्ड नहीं कर पाता। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऐसे कैसे रह जाते हैं, ठीक है। तो चलो लिख दो ऐसे कैसे इनको। ये देखिए आप इनको ऐसे कैसे लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और 4s खाली था ही, ये देखो। तो आपको पता है यहाँ कितने अनपेयर्ड है? 1 2 3 4। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड
ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लिख दीजिए, ये देखो, तो ये हो जाएगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर हम देखें यहाँ पर तो कितने हो जाएंगे डियर, यहाँ पर है 4, तो यहाँ लिख सकते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये देखिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर डियर, ये 4। ठीक, अब हम बात करेंगे किसकी, ये देखिए हमारे सामने कौन है, FeCN6 4 नेगेटिव है। तो हम क्या करेंगे, इसका भी Fe है तो सेम, यहाँ तक तो सेम ही चलेगा, ये देखिए यहाँ तक सेम चलेगा। उसका इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, आपको पता है इसका -1 होता है Cn का, क्योंकि नेगेटिव लिगेंड है, तो -6 और इक्वल टू उधर -4 है, इसको उधर ले जाएंगे तो इसका भी क्या आएगा, +2 ही आएगा, है ना। देखना चाहते हो, देख लो, Fe + CN6 = -4 निकालना आपको आता होगा। Fe यहाँ हो जाएगा -1 तो -6 = -4, -6 को उधर ले जाओ प्लस का हो जाएगा, Fe = -4 + 6 तो Fe = +2, इसका भी क्या आ रहा है, +2 ही आएगा। तो यहाँ तक तो सेम ही आएगा। अब लेकिन यानी यहाँ तक सेम आएगा। अब लेकिन आपको पता है ऑक्सीडेशन नंबर के बाद हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स को लिखते हैं। जैसे हमने H2 को कॉम्प्लेक्स को लिखा था, इसी तरह से जब हम इस कॉम्प्लेक्स को भी लिख लेते हैं। ठीक है, चलो लिख लो, तो क्या होगा, देखिए यह है Fe और यहाँ हो जाएगा CN6 और यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर 4 नेगेटिव, ये 4 नेगेटिव लिख लिया आपने। आपको पता है यहाँ पर ये जो Cn है ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसकी CFSE की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, सबसे हाईएस्ट इसी की होती है, CFSE क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, सबसे ज़्यादा इसी की होती है। इसीलिए ये क्या करता है, जो इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पता है हमने ये यूज़ करना है, तो इसके जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या हो जाते हैं, ये पेयर्ड हो जाते हैं। ठीक है, चलो पेयर्ड कर लो, तो यहाँ पर हमने 3D लिखा और इसके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, पेयर्ड हो जाएंगे। ये तो पहले से पेयर्ड था, बस ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, तो इस तरह से क्या हो गया, ये सब पेयर्ड हो गए। देखा आपने, ये सारे के सारे क्या हो गए, पेयर्ड हो गए। ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, 0 है, क्योंकि इसके अंदर सब क्या है, पेयर्ड है। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या होगा, टोटल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर ये। ठीक है, टोटल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, नहीं है। और यही वजह है क्या कि FeH2 6 2 पॉजिटिव, FeCN6 4 नेगेटिव, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन में डिफरेंट कलर्स देते हैं। ठीक है, आप देखो ना, इसमें सारे पेयर्ड हो गए, यानी डायमैग्नेटिक हो जाएगा ये। और जो डायमैग्नेटिक होते हैं वो क्या होते हैं, वो कलरलेस होते हैं। जो फिर से सुनो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ये, इसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पेयर्ड यानी युग्मित हो गए। युग्मित होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, प्रतिचुंबकी हो जाएगा, यानी कि डायमैग्नेटिक। और जो डायमैग्नेटिक होते हैं वो कलरलेस होते हैं, जो प्रतिचुंबकी होते हैं वो रंगहीन होते हैं। ठीक है, आप जानते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको नजर आ रही है यहाँ पर 4 और यहाँ 0। ठीक है, तो क्या होगा कि ये पैरामैग्नेटिक होगा, यानी कि अनुचुंबकी होगा। और जो पैरामैग्नेटिक अनुचुंबकी होते हैं वो क्या होते हैं, कलर्ड, यानी कि रंगीन होते हैं, यानी उनमें कोई ना कोई कलर जरूर होता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। देखो डियर, कभी कभी ऐसा होता है कि जिस क्वेश्चन को अभी आपने इस तरह से देखा, ठीक है, मैंने आपको पेयरिंग करके बता दी कि किस तरह से पेयरिंग होती है। अगर यहाँ वीक लिगेंड है तो क्या होगा, ये 3D के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं होंगे, और अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो 3D के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे डियर, पेयर्ड हो जाएंगे। ठीक है, बस यही आंसर लिखना है आपको। अगर आप चाहते हो इसके आगे और भी करना चाहते हो तो डियर आप बिल्कुल आगे कर सकते हैं। आप हाइब्रिडेशन शो कर सकते हैं। कैसे, किसका हाइब्रिडेशन अगर हम देखें तो sp3d2 होगा, क्योंकि आपको पता है 6 लिगेंड है, एवरी लिगेंड डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द वैकेंट ऑर्बिटल, है ना। तो 4s, यहाँ पर 4p और यहाँ पर 4d ले लो। आपको पता है 4p में कितने 3 आ जाएंगे, और बाकी के यहाँ पर हम d में 2 ले लेंगे, तो एक H2 यहाँ पर लिंक कर सकते हैं हम, एक यहाँ पर, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, है ना। ठीक है, तो sp3d2, तो इसमें हाइब्रिडेशन कौन सा हो जाएगा डियर, sp3d2। यहाँ लिख देता हूँ मैं, इसमें sp3d2 हो जाएगा।
आप चाहो तो इसका भी हाइब्रिडेशन बता सकते हो। देखो इसमें वैकेंट ऑर्बिटल पहले से ही हो चुके हैं, है ना, तो क्या होगा, ये दोनों पार्टिसिपेट करेंगे, है ना, और 4s तो होते ही है, बाकी के हम 4p से ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए तो क्या हो जाएगा, एक यहाँ पर Cn आ जाएगा, एक Cn यहाँ, 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 तो D2sp3 हो जाएगा। तो इसमें हाइब्रिडेशन अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा डियर, ये D2sp3 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब डियर स्टूडेंट्स यही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम यही का यही क्वेश्चन, मैं इसको आपको है ना CFT थ्योरी के अकॉर्डिंग समझाता हूँ, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग हम इसको किस तरह से इस क्वेश्चन को सेम है ना सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो डियर स्टूडेंट्स आप बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है, आप ये जानते हो यहाँ पर कि ये देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पर Fe के साथ है ना 6 लिगेंड अटैच्ड है, यहाँ पर भी Fe के साथ 6 लिगेंड अटैच्ड है। इसका मतलब ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ये भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ये भी अष्टफलकी संकुल बनाएगा और ये भी अष्टफलकी संकुल बनाएगा। ठीक है, तो होता क्या है कि CFAC में आपको पता है कि एनर्जी लेवल हम बनाते हैं। चलो आपको दिखाते हैं कैसे। देखिए यहाँ पर ये देखिए T2G, ये T2G के हमने 3 ऑर्बिटल नीचे बना लिए इस तरह से, ठीक है, और ये 2 ऑर्बिटल हमने ऊपर बना लिए इस तरह से। ठीक, इसी तरह से हम एक बार फिर से बनाते हैं क्योंकि हमारे पास 2 अलग अलग कॉम्प्लेक्स हैं इसलिए। ये देखिए, और हमने यहाँ पर फिर से इस तरह से, है ना, आपको पता है ये व्हाट दैट, ये क्या है, ये T2G है, और ये क्या डियर, ये Eg है। ये क्या है, ये T2G है, और ये क्या है, Eg है। इसमें T2G की वैल्यू क्या होती है, लोअर होती है, Eg की वैल्यू हायर, लोअर वैल्यू हायर वैल्यू। अब देखिए मान लो आप यहाँ पर कौन सा लिगेंड ले रहे हैं, चलिए, यानी कौन सा कॉम्प्लेक्स ले रहे हो, तो चलो हम बात करेंगे यहाँ पर किस कॉम्प्लेक्स की हम ले रहे हैं। यहाँ पर ये देखिए आपको यहाँ दिखेगा Fe, ये देखिए आप दिखेगा Fe, यहाँ पर Cn, और ये हो जाएगा 6, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 4 नेगेटिव, यानी कि हमने यहाँ पर ये वाला कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं। आपको पता है इसमें Cn क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ठीक है, ध्यान रखना। इसी तरह से हम यहाँ पर भी दूसरा कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं, ये देखिए FeH2O 6, ठीक है, और यहाँ पर हमने लिख दिया ये 2 पॉजिटिव। आपको पता है ये क्या है, ये वीक लिगेंड है, और ये क्या है डियर, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अब देखना आपको ये CFT के अकॉर्डिंग पता है कि अगर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ठीक है, क्या है, अगर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ठीक, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर एक काम करेंगे कि आपके पास पहले इलेक्ट्रॉन कितने हैं, आपको पता है Fe में कितने इलेक्ट्रॉन थे, आप जानते हो, ये देखिए FeCN6 4 नेगेटिव का अगर आप Fe2 पॉजिटिव इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हो तो देखिए आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन है आपके पास। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी यू हैव 6 इलेक्ट्रॉन, आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं। इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है डियर, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो आपको पता है यहाँ पर अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो आपको पता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने पर होता क्या है कि जब तक ये पूरी तरह से नहीं भर जाते तब तक आप ऊपर नहीं जा सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं बता दूं आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 को कैसे करोगे, देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गए। अगर मान लो 7 8 होता तो 7 8, फिर 9 10, फिर पेयरिंग करते। तो कहने का मतलब ये कि अगर यहाँ स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पहले आप यहाँ पर सिंगल करेंगे, फिर इसको पेयर्ड करेंगे, फिर बचे हुए इलेक्ट्रॉनों को ऊपर आप सिंगल करके फिर पेयर्ड करेंगे, ये इतना आपको पता होगा। दूसरा, अगर मान लो ये वीक लिगेंड है तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब ये कि पहले इसमें आप सिंगल इलेक्ट्रॉन भरो, इसमें भी सिंगल ही भरो, फिर बाद में इसकी पेयरिंग करने के बाद फिर इसकी पेयरिंग करो, है ना, अकॉर्डिंग टू CFT आपको पता है। तो यहाँ पर क्या हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन, तो क्या करेंगे देखिए 1 2 3, देखो सब में सिंगल कर दिए, फिर अब ऊपर भी सिंगल करो 4 5, फिर पेयर करो, ये देखिए 6। अगर 8 होते तो फिर यहाँ पर हम कर देते पेयर्ड पेयर्ड, फिर ऊपर पेयर्ड, फिर ऊपर पेयर्ड। तो समझ में आ गया ना आपको कि अगर यहाँ स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पहले सिंगल करके फिर पेयरिंग करो,
जब पूरी पेयर्ड यहाँ हो जाएंगे फिर उसके बाद हम सिंगल करके फिर पेयर्ड करेंगे। कब? जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो। लेकिन वीक लिगेंड में क्या होता है, पहले सिंगल सिंगल सिंगल, फिर ऊपर भी ईजी में भी सिंगल सिंगल, फिर बाद में यहाँ पेयर्ड करके फिर ऊपर पेयर्ड करते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या है, 0 है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या है डियर, 0। यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पर भी वही जो मैंने पहले बताया था आपको। तो इतना ज़रूर याद रखना आप कि यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है इसलिए हमने इस तरह से किया, यहाँ वीक लिगेंड है इसलिए हमने ऐसे किया। अब दोनों की अगर हम CFAC वैल्यू देखें तो आप इस तरह से बना सकते हो कि हाँ भाई इसकी जो CFAC वैल्यू है ये ज़्यादा है, ये लार्ज। ठीक है, इसकी CFAC वैल्यू अगर हम देखें तो क्या है डियर, यहाँ पर हम बोल सकते हैं स्मॉल, ये कम है। ठीक है, ये देखिए। तो इसका आंसर मैंने आपको बताया, आप चाहें तो इस तरह से एक्सप्लेन करके भी आप आंसर लिख सकते हो, और अगर आपकी इच्छा ऐसे नहीं करने की है तो डियर स्टूडेंट्स आप इस तरह भी इसके आंसर को लिख सकते हैं। ठीक है, आपके मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देखिए, ये NCERT एक्सरसाइज का 13 नंबर क्वेश्चन है, 9.13 भी बोल सकते हैं इसको हम, 9.13 एक्सरसाइज का। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में है एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ब्रैकेट में है ब्लू इन कलर। ठीक है, देख लीजिए अच्छे से इसको, और मैं अच्छे से बता देता हूं आपको। ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब आपको अच्छे से दिखाई देगा। देखिए एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू इन कलर गिव्स नंबर 1 अ ग्रीन प्रेसिपिटेट विद एक्वस KF। फिर दूसरा देखिए नंबर 2 अ ब्राइट ग्रीन सॉल्यूशन विद एक्वस KCl। तो KF के साथ जो इसका ब्लू कलर होता है वो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है, और KCl के साथ ये ब्राइट ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो चलो शुरू करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हिंदी में सुन लें, हिंदी में ये है, देखिए जो जलीय कॉपर सल्फेट का विलयन होता है वो नीले रंग का होता है। ठीक है, लेकिन जलीय KF के साथ वो हरे रंग का अवक्षेप देता है, और जलीय पोटेशियम क्लोराइड के साथ वो चमकीले हरे रंग का अवक्षेप देता है या चमकीले हरे रंग का विलयन बनाता है। ऐसा क्यों होता है, तो चलिए पहले मैं आपको बताऊं डियर स्टूडेंट्स। देखिए आपको पता है ये CuH2O का होल 4 SO4। ठीक है, ये यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये कॉपर सल्फेट है। ठीक है, कॉपर सल्फेट अगर हम आयोनाइज करें तो इस तरह से आयोनाइज हो जाएगा, SO4 यहाँ अलग हो जाएगा तो 2 नेगेटिव, यहाँ आ जाएगा 2 पॉजिटिव। तो Cu के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, 2 पॉजिटिव। तो इसीलिए इसकी वजह से इसका कलर जो होता है वो ब्लू कलर होता है। ठीक, किसकी वजह से, इसकी वजह से, यानी कि Cu में H2O4 है और 2 पॉजिटिव है, इसलिए कलर इसका ब्लू कलर होता है। अब देखिए यानी इस सॉल्यूशन में अगर हम यहाँ पर KF मिलाते हैं, KF का मतलब होता है आपको पता है, हम KF को कैसे लिख सकते हैं, यानी कि 4KF की बात हो रही है। ठीक है, हमने अलग अलग कर दिया तो 4K पॉजिटिव और 4F नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना। तो हमने उसमें से क्या ले लिया, यहाँ पर 4F नेगेटिव ले लिया, क्योंकि ये जो K है ये SO4 के साथ K2SO4 बन के बाहर निकल जाते हैं, है ना। तो चलो अब यहाँ पर F नेगेटिव कितने हैं, F नेगेटिव यहाँ पर 4 है। ठीक है, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर आपने यहाँ पर 4KF ही क्यों लिया, तो उसका रीज़न है क्योंकि यहाँ पर H2O4 है, इसीलिए हमने यहाँ पर 4KF यानी 4F नेगेटिव लिया। अब आपको पता होगा कि देखिए H2O वीक लिगेंड है और यहाँ पर F नेगेटिव जो होता है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, यानी H2O के कंपेरिजन में यहाँ पर F नेगेटिव जो होता है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और H2O यहाँ पर क्या है, वीक लिगेंड है। अब ये वीक लिगेंड क्यों है, क्योंकि इसमें जो ऑक्सीजन होता है, इसमें अगर आप ध्यान से देखें कि ये जो H2O है, ये H2O को पूरी तरह से हम क्या मानते हैं, इसको वीक लिगेंड मानते हैं। ठीक है, और इस वीक लिगेंड को ये जो F नेगेटिव आयन है ये क्या कर देता है, ये रिप्लेस कर देता है। जब ये रिप्लेस कर देगा तो 4H2O यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, और इस तरह से यहाँ पर CuF4 2 नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा। आपने देखा लिगेंड चेंज होगा, यहाँ पर लिगेंड क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया। पहले H2O
4 था, अब यहाँ पर 4F आ चुका है ना, या F4 आ चुका है, ठीक है, जिसकी वजह से कलर क्या हो जाता है, ग्रीन प्रेसिपिटेट हो जाता है, हरे रंग का अवक्षेप बनाता है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए CuH2O4 SO4 यानी कॉपर सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन है ये, इसको भी हम क्या करते हैं 4KCl, आपको पता है 4KCl लिख सकते हो, 4K पॉजिटिव 4Cl नेगेटिव, 4K पॉजिटिव जो है आपको पता है SO4 के साथ मिलकर है ना K2SO4 बना लेगा, यानी 2K2SO4। यहाँ पर अगर हम चाहें तो बैलेंस कर सकते हैं इसको, तो आप बस K2SO4 आप बाहर निकाल सकते हो, या फिर आपको ज़रूरत ही नहीं है 4KCl से हमने 4Cl नेगेटिव ले लिया, 4KF से हमने 4 नेगेटिव ले लिया, बस इतना ध्यान रखो, ठीक है, क्योंकि हम इसको यहाँ पर एज ए लिगेंड की तरह ट्रीट करा रहे हैं, यहाँ पर भी हम इसको एज ए लिगेंड की तरह ट्रीट कर रहे हैं, इसलिए पूरा लेने की ज़रूरत ही नहीं है, इतना ही ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 4Cl नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा, अटैक करने से क्या होगा, इसको यहाँ से क्या करेगा, अलग कर देगा, H2O की जगह पर क्या आ जाएगा, Cl नेगेटिव आ जाएगा, तो यहाँ पर देखो CuCl4 2 नेगेटिव हो गया, तो इसका कलर कौन सा आ जाएगा, ब्राइट ग्रीन, यानी कि चमकीले हरे रंग का हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको फिर से अच्छे से बता दूं, देखिए हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन भी देखा, हम इस क्वेश्चन को भी देख रहे हैं, आपने उसमें देखा कि H2O वीक लिगेंड था। यहाँ पर भी अगर हम एक्वस सॉल्यूशन की बात करते हैं तो एक्वस सॉल्यूशन में हमेशा एक बात का ध्यान रखना कि H2O जो है वीक लिगेंड की तरह ही बिहेव करता है। एक्वस सॉल्यूशन में H2O लिगेंड जो है ये वीक लिगेंड की तरह ही बिहेव करता है, ठीक है। तो इसको क्या होता है, ये जो F नेगेटिव आयन है ये इजीली क्या कर देता है, इसको रिप्लेस कर देता है, क्योंकि यहाँ पर F नेगेटिव को स्ट्रॉन्ग लिगेंड बोल रहे हैं हम, और यहाँ H2O को वीक लिगेंड बोल रहे हैं। तो इस वीक लिगेंड को ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, या रिप्लेस कर देता है, या प्रतिस्थापित कर देता है, जिससे ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह से यहाँ पर भी देख सकते हैं आप कि Cl नेगेटिव जो कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और यहाँ H2O वीक लिगेंड है, तो इस वीक लिगेंड को स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। इसीलिए क्या होता है, यहाँ पर CuCl4 2 नेगेटिव बनने की वजह से इसका कलर जो है ये ब्राइट ग्रीन कलर आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए हम आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, अब हमारे सामने जो क्वेश्चन है NCERT एक्सरसाइज का 9.20, अ सॉल्यूशन ऑफ NiH2 2 पॉजिटिव इज ग्रीन बट सॉल्यूशन ऑफ NiCN4 2 नेगेटिव इज कलरलेस, एक्सप्लेन। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम कॉमन चीज़ देखें तो यहाँ पर भी निकल है, यहाँ पर भी निकल है, बस लिगेंड चेंज है, यहाँ पर H2O है और यहाँ पर Cn है, ठीक है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं H2O वीक लिगेंड होता है और Cn स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, ये दुर्बल लिगेंड और ये प्रबल लिगेंड होता है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, अभी बहुत जल्दी इसका आंसर आपके सामने हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, ये है हमारे सामने निकल और इसका एटॉमिक नंबर होता है 28, ठीक है। इसको हम कर रहे हैं नोबल गैस रूल से। अब डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है नोबल गैस रूल में क्या ऑर्गन आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आएगा 18, थोड़ा सा स्पेस देंगे हम, और यहाँ पर 4s2 में पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे, है ना। 18O2 20 हो गया, अब 4s के बाद 3d आता है, तो 3d यहाँ पर हो जाएगा 8। तो ये देखिए कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है निकल 28 का, ठीक है। अब हम इसके जस्ट बाद हम करेंगे अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल। तो देखिए ये निकल, अब 3d आपको पता है d में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, ये हमने 5 ऑर्बिटल्स बना लिए इस तरह से, और 4s में सिंगल ऑर्बिटल इस तरह से बना लिए। अब यहाँ देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, तो डेट इज 1 2, ये 8 इलेक्ट्रॉन है, और d ऑर्बिटल में पहले हम सिंगली बाद में पेयर्ड करते हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड डेट इज 8। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, तो आपको पता है कितना निकलेगा, ये न्यूट्रल है और इसकी वैल्यू 0 होती है, इसलिए Ni की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी 2+। यहाँ पर भी सेम वही रहेगी, कितनी आएगी 2+। तो चलिए ऑक्सीजन नंबर लिख देते हैं। यहाँ पर हम Ni2 पॉजिटिव अगर कर दें, इसका मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लिबरेट हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले जाएंगे। कहाँ से जाएंगे, आउटर मोस्ट शेल 4s से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, है ना। तो 3d में बचेंगे 8 इलेक्ट्रॉन, तो 3d में हम इस तरह से लिख देते हैं, ये देखिए डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर, और ये 4s पूरी तरह से वैकेंट हो गया, खाली हो गया। 3d में 8 इलेक्ट्रॉन थे, उनको ऐसे लिखा हमने 1 2 3 4 5 6 7 एंड दैट इज 8, ठीक डियर।
चलिए, आपको पता है ऑक्सीडेशन नंबर के जस्ट बाद हम क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स गिवन होता है या तो ये या फिर ये डिट्टो यानी वैसे के वैसे हम क्या करते हैं उसको लिखते हैं। तो चलो पहले शुरुआत किसके साथ की जाए, पहले शुरुआत करेंगे हम इसके साथ, तो पहले इसको लिख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ना ऑक्सीडेशन नंबर के बाद हम किसी भी कॉम्प्लेक्स को लिखते हैं, तो पहले हम इसको लिख रहे हैं, तो चलो लिख लेते हैं। तो हमने लिख लिया यहाँ पर, ये देखिए Ni और यहाँ पर हो जाएगा H2O, और यहाँ पर अगर लिगेंड्स देखें हम तो लिगेंड्स हमारे पास कितने 6 हैं, तो हमने यहाँ 6 लिख दिया और यहाँ पर हो जाएगा ये 2 पॉजिटिव, ठीक है। चलिए अब अगर हम आगे बात करते हैं तो आपको ये बहुत अच्छे से पता है, आप जानते हैं कि H2O एक वीक लिगेंड है, और जब ये वीक लिगेंड होता है तो इस 3D के अनपेड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं होते हैं, है ना। तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है 3D के, ये जस्ट ऐसे कैसे ही रहेंगे, इसको आप चेंज मत करो, ठीक है। तो आपने इसको अनचेंज कर दिया, ये देखिए ऐसा कैसे ही, है ना, इलेक्ट्रॉन जैसे थे वैसे वैसे लिख दो, और क्या, ये देखिए ये होगा ऐसे कैसे 8। अब यहाँ पर 4s के हमने बना दिया ऐसे, ठीक। तो आप देख सकते हो NiH2 2 पॉजिटिव में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी 2 इसमें क्या हो गए डियर, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ गए। अब हमको पता है कि Ni2 पॉजिटिव बाद सेकेंड लिगेंड कौन सा है यहाँ पर, NiCN4 नेगेटिव, NiCN4 2 नेगेटिव, इसको लिखना है, तो चलो इसको लिख लेते हैं जल्दी से। तो ये आ जाएगा यहाँ पर Ni और यहाँ पर हो जाएगा Cn, ये 4 और ये हो जाएगा 2 नेगेटिव। आपने देखा जब निकिल के पास ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड जाएगा तो क्या होगा, इस भाई आपको पता ना H2 के साथ भी यही आयंस रहेंगे और Cn के साथ भी यही आयंस रहेगा, है ना। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने 2 हैं यहाँ पर, कब, जब H2O 6 रहता है, देखो ना। लेकिन आपको पता है Cn कौन है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की वजह से क्या होता है कि ये जो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं ये क्या हो जाएंगे डियर, पेयर्ड हो जाएंगे। पेयर्ड हो जाएंगे मतलब ये वाला कहाँ, इधर आ जाएगा, तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, ये देखिए इस तरह से देख रहे हैं 1 2 3 4, इस तरह से 8 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे, हो गए पेयर्ड। और ये d ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, यहाँ पर खाली हो जाएगा, तो एक d ऑर्बिटल यहाँ पर क्या हो गया, खाली हो गया, है ना, ठीक है। और यहाँ 4s ये भी खाली। अब आप देख रहे हैं यहाँ सारे के सारे क्या डियर, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर लिख दिया हमने ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है डियर वो क्या है, सब पेयर्ड है, और इसमें क्या है डियर 2 अनपेयर्ड है, ठीक है। और यही वजह होती है क्या कि निकिल जो है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसका ग्रीन, है ना, सॉल्यूशन होता है, यानी कि ये ग्रीन होता है, ये ग्रीन। और ये क्या है, इसमें एक भी अनपेयर्ड नहीं है, इसलिए डियर ये क्या होता है, कलरलेस। कलरलेस मतलब रंगहीन। तो देखा डियर स्टूडेंट्स आपने, ये इसका क्वेश्चन का आंसर आपको आ चुका है, ठीक है। देखो क्या होता है, आप इसको जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था, आप चाहे तो इसको CFT के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, या फिर आप चाहें तो VBT के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, दोनों ही सही है ना। चलो आगे चलते हैं। इस समय हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये NCERT एक्सरसाइज का 9.32 क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर फॉर द वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन इन द विजिबल रीजन फॉर द फॉलोइंग। और आपके सामने यहाँ पर ये मौजूद है, एक बार फिर से देख लीजिए। व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर फॉर द वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन इन द विजिबल रीजन फॉर द फॉलोइंग। ये हमको दे रखे हैं, ठीक है। इनको क्या करना है, हमको वेवलेंथ के करेक्ट ऑर्डर में एडजस्ट करना है, वेवलेंथ के करेक्ट ऑर्डर में इसको सेट करना है, ठीक है। अब देखिए हिंदी में सुन लीजिए, हिंदी में है, निम्नलिखित के लिए दृश्य प्रकाश में अवशोषण की तरंग दैर्ध्य का सही क्रम क्या होगा, ठीक है। प्रश्न वही है ना। इसके जस्ट बाद आपको क्या ये दिया जा रहा है। तो चलो अब आप एक काम करते हैं डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए CFSE ऑर्डर।
क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का जो ऑर्डर होता है वो ऑर्डर आपको पता है, ये है इस तरह से, पहले ये आएगा, बाद में ये आएगा, फिर ये आएगा। ठीक जी है, क्लियर। ये लिगेंड का ऑर्डर मैंने बता दिया आपको, देखिए पहले ये, फिर ये, फिर ये। ठीक, इसके जस्ट बाद ये तो आपने समझ लिया कि पहले H2 आएगा, फिर NH3 आएगा, फिर Na2 आएगा। ठीक है, अब इसी को देखिए H2 कहाँ पर है, इसमें, इस कॉम्प्लेक्स को पहले लिख लीजिए, फिर NH3 कहाँ है, इसमें, इस कॉम्प्लेक्स को बाद में लिख लीजिए, फिर Na2 कहाँ है, यहाँ पर, इस कॉम्प्लेक्स को बाद में लिख लीजिए। तो ये जो ऑर्डर आपको नजर आ रहा है ये CFSE यानी कि एनर्जी ऑर्डर है। ये कौन सा ऑर्डर है डियर, एनर्जी, यानी कि ऊर्जा का सही क्रम है ये। और आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। जो ऊर्जा होती है वो तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी जितनी ज़्यादा ऊर्जा होगी उसकी तरंग दैर्घ्य उतनी ही कम होगी। अब आप सोच रहे हो ये फार्मूला कहाँ से आया, कोई बात नहीं, ये देखिए, आप जानते हैं प्लांक इक्वेशन, प्लांक इक्वेशन E इक्वल टू एच न्यू, और न्यू इक्वल टू आपको पता है C अपॉन लेमडा होता है। ठीक है, आपने C न्यू की जगह C अपॉन लेमडा रख दिया, H आपको पता है प्लांक कांस्टेंट है, आप हटाना चाहते हो तो हटा दो, डायरेक्टली पॉजिटिव का साइन आ जाएगा, यानी ये देख रहे हैं, ये आ गया। अब इसका मतलब क्या निकला कि जो एनर्जी का सही ऑर्डर है उसका उल्टा ऑर्डर क्या होता है, वेवलेंथ का ऑर्डर होता है। इसका मतलब अगर हम वेवलेंथ के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो डियर पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, और फिर ये आएगा, तो बस हो गया आंसर। चलिए लिखना शुरू करते हैं, पहले इसको लिख लो, ये देखिए इसको लिखा हमने इस तरह से, आप देखते जाइए इधर, है ना, और यहाँ पर ये देखिए, फिर इसको लिखेंगे डियर, ये देखिए, और फाइनली इसको लिख लीजिए, नो प्रॉब्लम। चलो ये हो जाएगा यहाँ पर, तो आपको समझ में आ गया क्या कि ऊर्जा का अगर ये क्रम है तो इसका विपरीत जो है क्रम क्या होता है, तरंगदैर्घ्य का क्रम होता है। तो और एनर्जी के लिए अगर आप ये देखिए, एनर्जी के लिए ये ऑर्डर है तो वेव लेंथ के लिए ऑर्डर क्या होगा, जैसे उल्टा ये होगा, बस ये तो किया मैंने। ठीक है, तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।